जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 का जो टॉपिक है अबाउट थर्मो रेगुलेशंस पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको प्रीवियस में मैंने लेक्चर में समझाया था अबाउट थर्मो रेगुलेशन, द बैलेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 36 से 38 डिग्री रेंज है और जो एवरेज है वो है 37 डिग्री। बट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो है थर्मो रेगुलेशन प्लांट्स। हमने समझना है कि प्लांट्स कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पर है अडॉप्टेशन टू हायर टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। ये सारे प्लांट्स के लिए नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव एबिलिटी टू टॉलरेट द वेरी हाई टेम्परेचर। उसका वैसे जॉब तो एक लाइन में है कि सच प्लांट्स cope with a high temperature by producing heat shock proteins। ये इसका आंसर है, बट हम इसको डिटेल में देखेंगे। नॉर्मली जो है प्लांट्स 25 से 40 डिग्री को की स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं और 25-35 टेम्परेचर इज गुड। 40 तक इजीली इसको स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर 40 से अबव हो, 45 तक चला जाए, तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा क्लोज कर देंगे ताकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो। बट हफ्ता 2 हफ्ता अगर 45 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो बहुत सारे प्लांट्स जो हैं दे कैन अडॉप्ट देमसेल्फ। शुरू में तो वो स्टोमेटा क्लोज करेंगे, बट अगर टेम्परेचर 45 से ऊपर जाता है या थोड़ा लॉन्ग टर्म वो रन करता है, डेज बढ़ जाते हैं टेम्परेचर के, तो देन प्लांट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बट इस 45 डिग्री पर, इस हाई टेम्परेचर पर बहुत से प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रेटजी है टू प्रोड्यूस हीट शॉक प्रोटीन्स। ये जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं ये प्रोड्यूस होंगी प्लांट के सेल के अंदर। वो जो एंजाइम्स हैं जो कि जिनको खतरा होता है डीनेचर होने का, उनके साथ एम्ब्रेस करेंगे, उसको उनको कवर करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। दस एंजाइम प्रिवेंट फ्रॉम डीनेचरेशन। तो जब एंजाइम डीनेचर नहीं होंगे तो पॉसिबल है कि क्या होगा, प्लांट्स कैन सर्वाइव। बट कब तक? अगर बहुत ज़्यादा अरसा यही टेम्परेचर 45 डिग्री या इससे बढ़ जाए तो फिर प्लांट्स वेल्ट होके फाइनली ख़त्म हो जाते हैं। तो बेटा ये हो गया अबाउट एडेप्टेशन टू हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू लो टेम्परेचर। अब इस पर बात करते हैं। इसका जवाब भी एक लाइन में है कि हाउ प्लांट्स अडॉप्ट देमसेल्फ इन लो टेम्परेचर। उसका जवाब है दे प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सेल के अंदर सेल को सुपर कूल कर देते हैं। फिर टेम्परेचर जितना भी कम हो तो जो वाटर है सेल के अंदर वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता और क्रिस्टल नहीं बनते और सेल डैमेज नहीं होता। बट इसकी डिटेल में देखते हैं। अगर टेम्परेचर 40 से 30 हो जाए, 25 हो जाए, 10 हो जाए, 4 डिग्री, आपको आइडिया होना चाहिए 4 डिग्री पर वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। 4 के बाद वाटर की डेंसिटी कम होना शुरू होती है, सरफेस वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है, डेफिनेटली आइस में चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा सेल के अंदर जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सेल के बाहर पानी है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़्यादा डेंजरस है सेल के अंदर का पानी। अगर सेल के अंदर का पानी आइस में कन्वर्ट हो जाए तो क्रिस्टल बन जाएंगे, उसको रप्चर कर देगा सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाएगी तो नो एक्सचेंज, नो कंट्रोल, द सेल डाई एंड द प्लांट विल डाई। एक क्वेश्चन है सोचना है आपने, अगर ग्रेजुअल टेम्परेचर लो हो 40 से 30, 10, 5 एंड सो ऑन, वो ज़्यादा डेंजरस है या एकदम से 25 से एकदम से टेम्परेचर 5 पे आ जाए, 0 पे आ जाए तो ये डेंजरस है? जी सोचिए शाबाश। आई होप कि आपने सोच लिया। एक्चुअल जो ग्रेजुअल टेम्परेचर है, ग्रेजुअल टेम्परेचर जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता।
बिकॉज ग्रेजुअल जब चेंज आती है, टेम्परेचर लो होता है, तो प्लांट्स को टाइम मिल जाता है टू प्रोड्यूस द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बट अगर एकदम से टेम्परेचर फॉल हो जाए, चिलिंग हो जाए, तो डेट इज डेंजरस, क्योंकि प्लांट्स को टाइम नहीं मिलेगा, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस द unsaturated hydrocarbons, thus plant will die. This is the adaptation, okay? और ये मैपल हो गया, रोज, बहुत से प्लांट्स हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे। बहुत टेम्परेचर लो होता है, दे कैन सर्वाइव। क्या होता है, सुपर कूल हो जाता है एनवायरनमेंट, टेम्परेचर जितना लो होता जाएगा अंदर आइस नहीं बनेगी, ओके? दिस इज ऑल अबाउट। और बहुत इंपॉर्टेंट बेटे, ये लॉन्ग में भी आता है, ठीक है, लॉन्ग का शॉर्ट पार्ट भी आता है, और ऐसे भी आपसे शॉर्टली 2 मार्क्स का शॉर्ट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ आएगा थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अच्छा, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स का मतलब है कि एनिमल में जो हीट गेन और हीट लॉस होती है वो कैसी होती है। उसके लिए यहाँ आएगा हीट गेन कैसे होती है। हीट गेन जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से और इंफ्रारेड लाइट से हीट गेन होती है। हीट लॉस कैसे होती है, स्वेटिंग से, एवापोरेशन से, कन्वेक्शन से, कंडक्शन से, ठीक है, ये सारे वेज हैं, और रेडिएशन से। देखो, एक रूम में अगर एक बंदा होगा, ठीक है, तो हीट का लेवल और होगा, अगर 10 बंदे होंगे तो हीट ज़्यादा होगी, 20 बंदे होंगे तो हीट ज़्यादा होगी, तो मतलब बॉडी से हीट रेडिएट होती है। तो ये हीट लॉस के वेज बता दिए, हीट गेन के वेज मैंने समझा दिए। अब ये बहुत सिंपल से है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, वायो में पूछ लेते हैं आपसे, और समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। 2 मार्क्स का, क्लासीफाई द एनिमल ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के बेस पर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है कोल्ड ब्लडेड या पक्यूलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड या पक्यूलोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, उनके बाहर के एनवायरनमेंट और बॉडी का टेम्परेचर जो है उसमें बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए इनको बहुत खतरा होता है। इसलिए अब देखा होगा सर्दियों में जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स हैं, दे गोइंग टू बरोज, वो बिल में चले जाते हैं, विंटर स्लीप, यानी समझ लें छुट्टियों में चले जाते हैं, दे गोइंग टू विंटर स्लीप, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा उनकी बॉडी के मुताबिक तकरीबन नियर बाय एडजस्टेबल होता है। तो दैट इज द स्ट्रैटेजी। ये है कोल्ड ब्लडेड पक्यूलोथर्म। जबकि हम अपनी बात करें तो वी आर वार्म ब्लडेड, ठीक है, बर्ड्स हो गए, हम हो गए मैमल्स, वी आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड जो है दे कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे अंदर एबिलिटी होती है। सर्दियों में तो हम कपड़े पहन लेंगे और कवर कर लेंगे, अच्छी खुराक खा लेंगे, गर्म चीज़ें खा लेंगे, और गर्मियों में ज़रा बाकी सारी स्ट्रेटजी भी हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये है वार्म ब्लडेड के हवाले से। अब अगला बेटा पॉइंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेस ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि कौन कौन सी एनिमल्स हैं, कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्या वो काफ़ी होती है या नहीं होती। तो बेटा इको या एक्टोथर्म्स, इको या एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी थोड़ी सी हीट अपने एंडो मेटाबॉलिज्म से पैदा करते हैं। तो ये जो अपने एंडो मेटाबॉलिज्म से थोड़ी सी हीट जनरेट करते हैं, दिस हीट इज नॉट इनफ टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, इसलिए ऐसे एनिमल को इकोथर्म्स को डिपेंड करना पड़ता है ऑन एनवायरनमेंट टू गेट हीट, टू गेन हीट। इसमें एक्टोथर्म में एग्जांपल रहेंगी रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस वगैरह, ठीक है। एंडोथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी मैक्सिमम हीट अपने एंडो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस करेंगे, यानी मच द हीट प्रोड्यूस बाय देयर ओन एंडो मेटाबॉलिज्म, and that heat is enough to perform their activities. They no need to depend upon ambient कहते हैं environment को, ambient, तो उनको बाहर से हीट लेनी पड़ेगी। हेटेरोथर्म्स के बारे में एक टर्म है कि हेटेरोथर्म्स जो होते हैं एनिमल, दे हैव वेरिंग डिग्री ऑफ हीट, इनके अंदर वैरायटी ऑफ हीट जो है जनरेट होती है। हाई मेटाबॉलिज्म और एंडो मेटाबॉलिज्म से हीट वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल बैट्स और हमिंग बर्ड्स। बैट्स पता है कुछ मुकाबले नहीं, हमिंग बर्ड्स शक्ल हुआ जो बर्ड है। अब ये इनमें वेरिंग डिग्री ऑफ हीट होती है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है हीट की, तो हाउ दे बैलेंस, वो इतनी ज़्यादा हीट को कैसे लॉस करते हैं। देखो आप किसी का चमगादड़ी, ठीक है, बैट्स होती है, वहाँ पे मसलसल वो अपना सलाइवा निकालती है और यूरिन, तो सलाइवा थूक कहते हैं, और सलाइवा और यूरिन जो
रिलीज करती हैं, तो एक्चुअली वो सलाइवा और यूरिन रिलीज करने से उनकी हीट जो है वो बाहर निकली होती है, दस दे बैलेंस देयर हीट। और ये भी बेटा कंसेप्ट हो गया। अभी बेटा हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ हीट की कैटेगरी एक है, और एक है थर्मोरेगुलेशन मैमल्स में, ह्यूमन की बात करेंगे, और एक दो टर्म्स और हैं वो समझा देता हूँ। जी, उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ थे, और जो कुछ समझा रहा हूँ आप पूरी कोशिश करें समझने की, अच्छी बात है। ओके, देखिएगा, एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट एनिमल विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है, एनिमल विद देयर एनवायरनमेंट, शॉर्ट में काफ़ी है। अच्छा बेटा, इसकी 3 कैटेगरीज हैं, देखिएगा। नंबर 1 स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस। नंबर 2 फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कह रहे हैं आप, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। मतलब थर्ड है बिहेवियरल एडाप्टेशन, ठीक है, बिहेवियरल एडाप्टेशंस, ठीक है। दैट इज बिहेवियर एडाप्टेशन हो गया। इसकी स्पेलिंग बस देख लीजिएगा। ओके, अच्छा बेटा, इसमें देखिएगा, यहाँ पे देखिए जरा, स्ट्रक्चर में, फिर हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे, फिर बिहेवियर की बात करेंगे। अच्छा बेटा, ऐसे है, स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन का मतलब ये है कि ये बाय नेचर, बाय बर्थ जो जानदार में होती हैं। क्योंकि एनिमल की बात करें, जैसे इसके नीचे पिलेज का वर्ड होता है, ठीक है, पिलेज कहते हैं फैटी लेयर को, इंसुलेटिंग फैट होता है बेटा, फर वगैरह जो सारे, ठीक है, बर्ड्स के बाकी मैमल्स की जो होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है टू अडॉप्ट अगेंस्ट द हीट। अच्छा बेटा, इसमें देखिएगा, स्ट्रक्चर एडाप्टेशन में फिर लंग्स होते हैं, लंग्स फॉर व्हाट, स्वेटिंग, ठीक है, फॉर सॉरी, फॉर पेंटिंग। अब देखो कुत्तों के अंदर, कुत्ते अक्सर वो घर में बैठे होते हैं तो ऐसे टंग बाहर निकाल के तेज से ब्रीथिंग करते हैं, क्विक ब्रीथिंग करते हैं, वो भी कूलिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये बेटा जो कुदरत ने स्ट्रक्चर दिए हैं फॉर एडाप्टेशन टू बैलेंस द हीट, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, ये हो गया। आगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, बेटा फिजियोलॉजी में क्या होता है, जो जानदार है अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करता है। जैसे गर्मियों में क्या होता है, पसीना आता है, ठीक है, और जो गर्मियों में क्या होता है, वेसल जो है वो थोड़ी डायरेक्ट हो जाती है ताकि ज़्यादा फ्लो ब्लड हो, हीट बाहर जाए, ठीक है, स्वेटिंग होती है, ये सब क्या है, ये फिजियोलॉजी है, ठीक है। और सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में शिवरिंग होती है और जो वेसल्स है वो श्रिंक हो जाती है ताकि हीट अंदर है, ठीक है। गर्मियों में जो है यूरिन कम आता है, सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आता है। गर्मियों में यूरिन इसलिए कम आता है क्योंकि पसीना निकलता है, उसमें बैलेंस हो जाता है। सर्दियों में जो पसीना नहीं आता इसलिए यूरिन ज़्यादा आता है, ये फिजियोलॉजी है, ओके। बिहेवियर एडाप्टेशन में बेटा क्या होता है, जानदार अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। जैसे आप देखो शदीद गर्मी में जो स्कीरल्स हैं वो बहुत शदीद गर्मी में नहीं निकलती बाहर, ठीक है, मॉर्निंग में ये शाम को निकलेंगी। गिलहरियाँ जो है स्कीरल्स हैं, ग्राउंड स्कीरल्स हैं। और सर्दियों में देखें तो वो जो क्रोकोडाइल्स हैं, वाल लिजर्ड्स हैं, वो समंदर से निकल के सन बाथ के लिए काफ़ी देर तक बाहर आ जाती हैं, जस्ट टू अगेन द हीट, ये है इसका बिहेवियर। फिर आप देखा होगा सर्दियों में परिंदे जो है अपने परों को फैला के ऐसे टहनी पे बैठ जाते हैं टू एब्जॉर्ब हीट, और डिफरेंट पोस्चर चेंज करते हैं एनिमल्स जस्ट टू लॉस हीट और गेन हीट, ये सारे हैं बिहेवियरल एडाप्टेशन जी। अच्छा बेटा, ये हो गया लास्ट बेटा टॉपिक है, दैट इज सर्वोलेशन मैमल्स, इस पे बात करेंगे। जी, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। बेटा मैमल्स में हम टू टर्म्स देखिए, वैसे बता दूं, सबसे हाई जो
मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है मैमल्स में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, हाई मेटाबॉलिज्म होता है। और आपको पता है मैमल्स का जो टेम्परेचर है नॉर्मली 36 से 38 डिग्री, बट ओवरऑल बाकी मैमल्स हैं उसमें 36 से आप 40 डिग्री तक भी कुछ बुक्स में कुछ रिसर्चर इसको कहते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, दो तरह की होती है बेटा हीट प्रोडक्शन। एक होती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ओके। दूसरी बेटा होती है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है जी। बेटा ये बहुत इजी है, समझा दूं। शिवरिंग का मतलब है शिवर करना, कांपना, कपकपी। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग का मतलब शिवर करना, थर्मो मीन हीट, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज अ फिनोमेना इन विच हीट प्रोड्यूस बाय शिवरिंग ऑफ मसल। इनवॉलंटरी जो है मसल्स शिवर करते हैं ताकि हीट जनरेट हो, टेम्परेचर थोड़ा राइज हो। अक्सर होता है सर्दियों में खाना खाते एकदम से ठंडी फील होती है, जस्ट टू रेज अ बॉडी टेम्परेचर, ओके। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हीट प्रोड्यूस बाय शिवरिंग ऑफ मसल्स। नॉन शिवरिंग में बेटा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती बट हीट प्रोड्यूस होती है। कैसे? इन नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस द हार्मोन्स प्रोड्यूस that metabolize that produce heat. तो बेटा the phenomenon in which the hormones produce the heat, production of heat by the hormones, थायराइड ग्लैंड से थोरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, थोरॉक्सिन ब्लड में जाता है, मेटाबॉलिज्म करते हैं, एटीपी बनते हैं तो हीट जनरेट होती है। दैट इज द पर्पस ऑफ नॉन शिवरिंग। बेटा नॉन शिवरिंग में मसल शिवरिंग करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ये बेटा हो गया। अब एक वर्ड है बेटा वेजो डायलेशन, एक है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है बेटा। वेजो डायलेशन को ओवर हीटिंग आप कह सकते हो, ठीक है, इसको आप ओवर हीटिंग बोल सकते हो। वेजो कंस्ट्रिक्शन को बेटा आप के जो है ओवर कूलिंग भी कह सकते हो। अच्छा ये समझिएगा, ये बेटा समझा चुका फिजियोलॉजी में ना। वेजो डायलेशन ओवर हीटिंग का मतलब गर्मी, जब शीत गर्मी हो तो बेटा दैट इज कॉल्ड वेजो डायलेशन। क्या होता है, गर्मियों में वेसल डायलेट कर जाती हैं, डायमीटर बढ़ जाता है, मोर फ्लो ब्लड, ताकि मैक्सिमम अंदर की जो हीट है वो बाहर जाए और टेम्परेचर बैलेंस हो जाए, ठीक है। सर्दियों में बेटा वो वेसल कंस्ट्रिक्शन होती है, ओवर कूलिंग होती है सर्दियों में, चूंकि हीट चाहिए होती है, वेसल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। और शिवरिंग भी होती है ताकि हीट जो है वो जनरेट हो, ताकि बैलेंस हो जाए। ये आपको पहले भी समझाया था फिजियोलॉजी में, अब भी आ गया। अब बेटा एक वर्ड है ब्लबर, ठीक है। अब एक वर्ड है ब्लबर जी। बेटा ब्लबर क्या है समझिएगा, ठीक है। ब्लबर क्या है बेटा? ब्लबर इज द थिक फैटी लेयर beneath the skin that acts as an insulator in whales and seal। जो है ना मेरीन एंड मैमल्स, सील्स एंड व्हेल्स, उनकी बेटा स्किन के नीचे एक थिक लेयर होती है इंसुलेटिंग फैट की, उसे बोलते हैं ब्लबर, ठीक है, लिपिड कंटेनिंग। और वो जो ब्लबर है वो एक्ट कर दिया इंसुलेटर, और वो अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती। और इतनी शदीद सर्दी में इतना लो टेम्परेचर होता है, साइबेरिया में -50 -62 डिग्री, तो दे कैन एंजॉय द लाइफ। दैट्स द पर्पस ऑफ ब्लबर। अच्छा बेटा ये कंसेप्ट हो गया। एक वर्ड पेंटिंग बताया था, पेंटिंग वो कुत्तों में ना वो टंग बाहर निकाल के ऐसे हाँफते हैं ताकि वो उनकी अंदर की हीट बाहर चली जाए, वो कूलिंग हो जाए, तो वो कूलिंग फिनोमेना है, वो समझा दिया। अब बेटा लास्ट पॉइंट रह गया हमारा थर्मोस्टेट के वाले से। एक पॉइंट है थर्मोस्टेट इन ह्यूमन, और एक बेटा पॉइंट है हाई टेम्परेचर का, ठीक है जी। तो देखिएगा लास्ट पॉइंट है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट, ठीक है। ये थर्मोस्टेट हमारा क्या है, दैट इज यू नो वेरी वेल, दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारा थर्मोस्टेट होता है दैट बैलेंस द बॉडी टेम्परेचर। और इसमें देखिएगा एक डायग्राम भी आपको समझा दूंगा, रफ सा आइडिया दे दूंगा। अब है बेटा फीवर कह लें या पायरेक्सिया कह लें, ठीक है, या टेम्परेचर कह लें, बात एक ही है, या टेम्परेचर फीवर कह लें जो आपकी बुक में है वो भी सही है जी। बेटा सिंपल है, फीवर इज कॉल्ड पैरेक्सिया, पैरेक्सिया कॉल्ड टेम्परेचर, बुखार के लिए टेम्परेचर के लिए क्या है, सब है ये पैरेक्सिया। बेटा ये बुखार कब होता है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ पायरोजेंस, ठीक है, पायरोजेंस, ठीक है। बेटा पायरोजेंस क्या होते हैं? ये जो पायरोजेंस है दीज आर एंडोजेनस केमिकल। बेटा जब फाइट होती है हमारे अंदर माइक्रोब्स की और वाइरस की, तो लाशों में ढेर लग जाती है, मतलब पस बन जाती है, डेड मैटर केमिकल बन जाता है, WBCs का और बैक्टीरिया का वो जो बेटा मटेरियल होता है, वो जो केमिकल होता है उसे बोलते हैं पायरोजेंस।
एंड अगर आ जाए बेटा एमसीक्यूज में या रीजन में, व्हाट इज द काज ऑफ परएक्सिया? परएक्सिया तो फीवर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, फीवर हो गया। काज क्या है? पायरोजेंस। पायरोजेंस के एंडोजेनस केमिकल, ओके, मिक्सचर ऑफ केमिकल यू नो WBCs एंड जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनका क्या है? ये मिक्सचर है, ओके, आइडिया हो गया। अब बेटा एक दो पॉइंट समझा दूं। एक डायग्राम में आप देखो होगा 37 डिग्री है ना आप बॉडी का, जब वो रेस होगा तो फिर क्या होगा? अगर लो होगा तो क्या होगा? बुक में देखिएगा बेटा डायग्राम में, जहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा फौरन बेटा जब टेम्परेचर राइज होगा तो थर्मोस्टेट पर चलेगा, थर्मोस्टेट फौरन मैसेज भेजेगा, क्या हो जाएगी? स्वेटिंग हो जाए, पसीना आए और वेसल जो डायलेट हो जाए ताकि हीट लॉस हो जाए, बैलेंस हो जाए। सर्दियों में बेटा टेम्परेचर जब लो होता है तो थर्मोस्टेट उसको इंस्ट्रक्शन देता है मसल को, शिवरिंग हो जाए और वेसल्स को सिक कर जाए ताकि अंदर जो हीट अंदर है और टेम्परेचर है वो राइज कर जाए और बॉडी मेंटेन रहे। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट। और एक और पॉइंट है इसको गूज बम्प्स आई थिंक कहा जाता है, ठीक है, इसको पाइलो इरेक्शन कहा जाता है। इस बुक में आपकी है ही पाइलो इरेक्शन, ये आप जो नेशनल बुक उसमें वर्ड था बेटा। पाइलो अक्सर क्या होता है सर्दी में एकदम से, या आप गर्मी में आ गए तो आपके बाल खड़े हुए थे स्किन पे ना, तो वो भी एयर को ट्रैप कर लेते हैं जस्ट टू बैलेंस द टेम्परेचर। सर्दी में स्पेशली बेटा एकदम से बाल खड़े होते हैं, इरेक्शन ऑफ ईयर्स, वो गूज बम बन जाते हैं, वो एज इन्फ्लेटर एक्ट करते हैं, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं ताकि टेम्परेचर को थोड़ा मिनिमम राइज किया जाए। ओके बेटा, दिस ऑल अबाउट, थैंक्स गॉड वी हैड फिनिश चैप्टर होम्योस्टेसिस। आई होप कि आपको बहुत समझ आया होगा। ओके, फिर भी आप कोई मसला हो थ्रू व्हाट्सअप आप पूछ सकते हैं। यू वेलकम बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और बस ये है कि थोड़ा बहुत कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। आई नो ये सारा मुश्किल होता है, लेकिन देखिए फ्यूचर है हमारा, खुदा से दुआ करें, मेरी दुआ है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है बहुत जल्द खुदा के फजल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। और बाकी चैप्टर पढ़ाया सारा, ठीक है, इसको अच्छा तैयार कर लें। और बेस्ट ऑफ लक बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सी यू, खुदा हाफिज़।